आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। 2 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने बात की थी एक पॉडकास्ट के बारे में, और इस पॉडकास्ट के दौरान किस तरीके से टेक्निकल मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी सो कॉल्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग आकर ये बोलते हैं कि ये टेक्निकल एक्सपर्ट साहब जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात सही है, बस उनको टेक्निकल जानकारी नहीं है। तो भाई साहब, हम लोग भी तो यही बोल रहे थे कि जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं वो टेक्निकली इनकरेक्ट है, और जब आप डिफेंस जैसे टॉपिक पर बात करते हैं तो आपको टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्निकली इनकरेक्ट हैं तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप गलत तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और आपकी इनकेपेबिलिटी की वजह से आप उस चीज के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन पब्लिक में शेयर करेंगे, जैसा कि उन्होंने Su-30 MKI के केस में किया था। बहुत सारे फोरम्स, पॉडकास्ट और डिस्कशंस में जाकर इनकी तरफ से कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI व्हाइट एलिफेंट्स हैं और इनके कंपोनेंट्स आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि इंडियन एयरफोर्स की नाक कट गई थी, और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स इस हेवी कैटेगरी के फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए रफाल फाइटर जेट्स को अक्वायर करने चली गई थी। मतलब ऐसे बेहुदे क्लेम करने से पहले इनको शर्म तक नहीं आती है। और यही कारण था कि हम लोगों ने एक आर्टिकल किया था जहां पर हम लोगों ने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में कोई भी परेशानी नहीं है। देखिए, हम लोग बहुत पहले से डिफेंस को मॉनिटर करते आए हैं और इसी वजह से हम लोगों के पास में कई चीजों को लेकर हिस्ट्री मौजूद है। ये जो Su-30 वाली मनगढ़ंत स्टोरी है वो बेसिकली एक ORF का पेपर था जो इन्हीं एक्सपर्ट साहब ने लिखा था। Su-30 व्हाइट एलिफेंट प्लस ORF अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये पेपर काफी आसानी से मिल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इनकी ये जो फाइंडिंग्स थी उसका रेफरेंस है स्टीफन ट्रिम्बल। बहुत लोगों को लगता है कि ये भाई साहब यूएस एयरफोर्स के एक पायलट हैं और ये उनकी फाइंडिंग्स हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट हैं, और डिफेंस जर्नलिस्ट किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं वो आप और मैं सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक आर्टिकल किया था जिसका नाम था क्लासिक केस ऑफ Su-30 MKI। ये आर्टिकल आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, और इस आर्टिकल के दौरान हम लोगों ने कई एक्सपर्ट्स को टैग किया था, इंक्लूडिंग एयर मार्शल रघु नंबियार सर, और उनके ट्वीट को हम लोग अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर पेस्ट कर रहे हैं। फन फैक्ट, एक्सपर्ट साहब को भी कई लोगों ने वहां पर टैग किया था, लेकिन उनको पता था कि यहाँ पर क्लासिक बेइज्जती होने वाली है, तो वो मल्टीपल टैग्स के बाद में भी वहां पर नहीं आए। देखिए, ये एक अलग बात होती है कि आप किसी के रैंडम पॉडकास्ट में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करें, क्योंकि ना तो उनको टेक्निकल नॉलेज है, ना ही पॉडकास्ट ऑर्गेनाइजर को टेक्निकल नॉलेज है, और आधे से ज्यादा व्यूअर्स भी उसी तरीके के व्यूअर्स हैं। ट्विटर पर छोटे बच्चे जब उनके झूठ को एक्सपोज करते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को वो 5 करोड़ के डिफेमेशन केस की धमकी देते हैं, और फिर उनके रेफरेंस लेकर जब कोई हम लोगों के कमेंट सेक्शन में आकर बोलता है कि Su-30 MKI काम नहीं करता है तो पहले तो हंसी आती है और फिर कंट्री के लिए बुरा लगता है। अगर इस लेवल का एजुकेशन सिस्टम है तो कंट्री कहाँ जा रही है। एनीवेज, फैक्ट ये है कि Su-30 MKI में बहुत सारे अलग अलग देशों के कंपोनेंट हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इंटीग्रेशन में डिफिकल्टी होती है। लेकिन जब बात आती है डिजिटल इंटीग्रेशन की तो एनालॉग के कंपैरिजन में डिजिटल इंटीग्रेशन काफी आसान होता है, और आप में से ज्यादातर लोग जो डिफेंस फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि Su-30 MKI में डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर काफी पहले लगा दिया गया था। इनफैक्ट उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी इस समय भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के साथ में इंटीग्रेट कर दी गई है, और तीसरी जनरेशन इस समय टेस्टिंग में है। यानी कि एनालॉग डिजिटल वार्निंग रिसीवर जिसको लेकर वो बातचीत करते हैं वो 10 साल पहले रिप्लेस होकर 2 जनरेशन के डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर इंटीग्रेट हो चुके हैं, और उनकी सुई वहीं पर अटकी है। Su-30 MKIs के साथ में जो दूसरी परेशानी है वो बालाकोट वाली हिस्ट्री है। बालाकोट के अगले दिन केवल 2 Su-30 MKI वहां पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे, और उनके अगेंस्ट 24 फाइटर जेट का एक पैकेज आता है। इन फाइटर जेट्स में F-16s भी थे, और F-16s की तरफ से इन फाइटर जेट्स के ऊपर AMRAAM मारी जा रही थी। प्रॉब्लम यह है कि Su-30 MKI वहां पर कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे, और इंटरसेप्शन का टास्क MiG-21 को दिया गया था। प्रॉब्लम यहाँ पर यह हुई कि जिनको जो टास्क असाइन किया गया था उन्होंने वो टास्क किया, लेकिन प्रोपेगेंडा के ऊपर भारत फोकस नहीं कर पाया। 24 फाइटर जेट्स के खिलाफ केवल 2 फाइटर जेट, इस तरीके के ऑड्स के साथ में अगर फाइटर जेट्स नहीं गिरते हैं तो वो प्लेटफॉर्म और ट्रेनिंग के बारे में बहुत कुछ बताता है। और आपको यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स एक काफी प्रोफेशनल एयरफोर्स है, और उनके 24 फाइटर जेट्स के खिलाफ केवल 2 फाइटर जेट Su-30 MKI की कैपेबिलिटी की टेस्टिमनी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है, हर प्रैक्टिकल चीज में कुछ ना कुछ कमी होती है। और रही बात Su-30 MKI की, तो ये एक रशियन हार्डवेयर है। फिलहाल वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स की तुलना में इसमें कुछ कमियां होंगी, और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना ने अलग अलग देशों से काफी अलग अलग कंपोनेंट्स को अक्वायर करके इन फाइटर जेट की क्षमताओं को बढ़ाया था। देखिए, जो लोग डिसीजन लेते हैं उनको कई चीजें सोचनी पड़ती हैं, और डिसीजन गलत होने पर वो लोग आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी नहीं दे सकते हैं।
नेचुरली उनको अपनी गलतियों के साथ में आगे बढ़ना पड़ता है और इसी वजह से वो लोग जब डिसीजन लेते हैं तो काफी सोच समझ कर वो डिसीजन लेते हैं। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर Su-30 MKI का डिसीजन लिया गया था उस समय भारत और वेस्ट के रिश्ते इतने ज्यादा खास नहीं थे और वेस्टर्न हथियारों के साथ में सैंक्शन का डर हमेशा बना रहता था। यही कारण था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को परस्यू करने के लिए लॉजिस्टिक्स को साइडलाइन करके इतने अलग अलग तरीके के फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल करना पड़ा। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वायुसेना के डिसीजन भी कुछ उसी तरीके से आ रहे हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।